हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। क्षमा चाहते हैं, कल आपकी क्लास हो नहीं पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उस कारण क्लास नहीं हो पाई थी। अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। हम राज व्यवस्था के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राज व्यवस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज हमारा 10वां वीडियो है। 10वां वीडियो में हम राजभाषा और आपातकाल की चर्चा करेंगे। लगभग 2-3 वीडियो में हम यहाँ पे जो राज व्यवस्था है संपूर्ण कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम शायद संविधान या पर्यावरण दोनों में से किसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारी क्लासेस चल रही, क्लासेस अभी आप देख ही रहे हो। ये भी आपका यहाँ पे भूगोल चल रहा है। आपका भूगोल अंकित सर खत्म कर चुके हैं आपके लिए। भूगोल के बाद आपका यहाँ पे अभी अंकित सर ने विविध स्टार्ट किया, इसलिए आप यहाँ पे अभी जो अंकित सर से विविध की क्लासेस पढ़ रहे हो, आज विविध की इनकी पहली क्लासेस थी। यहाँ पे अभी दांगी सर ने ये सब क्लास दांगी सर की कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली आपकी दांगी सर की क्लास चल रही है। यहाँ पे आपकी एमपी करंट अफेयर बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए। एमपी का करंट अफेयर बड़ी मेहनत से लोगों ने बनाया है, अच्छा करंट अफेयर है, जगह जगह से न्यूज एकत्रित की है। तो आप एमपी करंट अफेयर जरूर देखिए दांगी सर की क्लासेस में। हम आपको राज व्यवस्था यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं। 10वां वीडियो आज आपका है। 2 वीडियो और लगभग राज व्यवस्था पे होंगे, तो राज व्यवस्था हम संपूर्ण खत्म कर लेंगे। साथ ही साथ में जो पीएससी की वैकेंसी आई है, इसके लिए हम क्लासेस में हमारे यहाँ पे जो आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें हम 999 में घर नोट्स पहुंचा भी रहे हैं। ये सब आपको 5555 रुपये में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका शायद अभी रेट कम भी हो चुका है। अभी आप लोगों के लिए 499 रुपये में एफएलटी प्राप्त होगी। तो जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना वो 499 में यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए। अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन का डिस्कशन आप डेली देख ही रहे हो। 30 क्वेश्चन दांगी सर आपके सामने डिस्कस कर भी रहे हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरुजी ऐप मिल जाएगा। एग्जाम गुरुजी ऐप में आपकी सब व्यवस्थाएं हैं। अब आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वहां आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो जल्दी कमेंट करके बताइए, संविधान के किस आर्टिकल के तहत इस बात की व्यवस्था है कि वहां जो राज्य होगा, स्टेट होंगे, उसकी रक्षा करेगी आपकी भारत सरकार सभी आक्रमण से। कौन से आर्टिकल में इस बात का वर्णन है? 355, 356, 352 या 360? सभी लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है कि किस आर्टिकल में यहाँ पे वर्णन किया गया है कि राज्य सरकार सभी प्रकार के बाह्य आक्रमण से यहाँ पे रक्षा करेगी। कई लोग आंसर सी आंसर बता रहे हैं। सी आंसर नहीं होगा, 2 मिनट समझ लीजिए अच्छे से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वहां बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। यहां पे ध्यान रखिएगा, राज्यों की रक्षा करने की बात की गई है, देश की रक्षा की बात नहीं कही गई है। और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 355। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 355 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आर्टिकल 352 तो 3 प्रकार से आपातकाल लगाए जाने की चर्चा करता है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा हुआ है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 355। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 355 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस अनुच्छेद में यहां व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? मैं अगर इसको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो यहाँ पे आपके संविधान के एक आर्टिकल में इस बात का वर्णन है कि जो प्रत्येक बच्चे होंगे, प्रत्येक बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होगी वह मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। तो मातृभाषा में उपलब्ध कराने की बात संविधान के कौन से आर्टिकल में? 349, 350, 350 का या 351? तो जल्दी कमेंट करके बताइए संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ व्यवस्था की गई है कि राज्य बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। तो जब आप संविधान का आर्टिकल 350 का पढ़ते हो, संविधान का आर्टिकल 350 में स्पष्ट इस बात का वर्णन है कि जो प्रत्येक बच्चे होंगे उन प्रत्येक बच्चों को, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा किसमें, आपकी प्राथमिक शिक्षा किसमें उपलब्ध कराया आपके? तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने की बात की गई है। और भी अगर आप संविधान के कौन कौन से आर्टिकल शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 21
अनुच्छेद 21 जब आप पढ़ते हो तो अनुच्छेद 21 में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब आप अनुच्छेद प्राण एवं देह की स्वतंत्रता पढ़ते हो तो इसमें भी आपके शिक्षा का अधिकार का वर्णन है कि जो राज्य होगा वहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने आपके 0 से 14 वर्ष तक के, राज्य नहीं आपके 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाया गया आपका आर्टिकल 21 के तहत। जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हो तो तब आप अनुच्छेद 45 पढ़ते हो, तो अनुच्छेद 45 में लिखा है राज्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे, कितने वर्ष की आपकी 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। और जब आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हो आर्टिकल 51A का 11वां वाला, यहां पर भी लिखा है कि प्रतिपालक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। प्रतिपालक जो होंगे वहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। तो कभी आपसे शिक्षा के ऊपर संविधान के बातें लिखने को आ जाए या याद करने को कुछ भी हो तो आप ये आर्टिकल याद रखिएगा, 350 का आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार, 45 में 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और 51 में प्रतिपालक 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पूछा था किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, तो इस बात का वर्णन आर्टिकल 350 का में है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर 350 का लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए 3 आधारों की आवश्यकता होती है। तो जल्दी बता दीजिए कि भारत का राष्ट्रपति उन कौन से 3 आधारों पर आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जल्दी सभी लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि किन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या सांप्रदायिक संघर्ष। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कौन से वो 3 आधार है जिन 3 आधारों पर आपके यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि कौन कौन से 3 आधारों पर घोषणा की जाती है। अब यहाँ पे स्पष्ट देखिएगा, जब आप संविधान का आर्टिकल 352 पढ़ते हो तो 352 में 3 आधार है। 3 आधार कौन कौन से? सबसे पहला आपका जो आधार है वो है आपका कौन सा? युद्ध। युद्ध के बाद दूसरा जो आधार है उस आधार का नाम है आपका क्या? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण। और पहले जो आधार हुआ करता था वो आधार था आपका क्या? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, लेकिन हमने इसको हटा दिया। संविधान संशोधन अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे आएगा। इसके स्थान पे हमने एक शब्द जोड़ दिया, उस शब्द का नाम था आपका क्या? सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक अशांति था, अब शब्द हो गया आपका कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। अब इन 3 आधारों पर, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। युद्ध का मतलब क्या है? कोई देश जब हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, अभी हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की, उस देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो ये बाह्य आक्रमण कहलाएगा। जब हम उसके बदले में जवाबी कार्रवाई कर दे, दोनों देश आमने सामने हो जाए, तो ये युद्ध कहलाएगा। देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशांति या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वो उसके अंतर्गत आएगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आपका बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की जगह आपका सशस्त्र विद्रोह, तो इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके मैच करेंगे। एक मैच करेगा 1 वाला और एक करेगा आपका 3 वाला, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द अब नहीं है, अब सिर्फ शब्द है सशस्त्र विद्रोह, और एक है आपका कौन सा? बाह्य आक्रमण। ये आपका नहीं चलेगा, सांप्रदायिक संघर्ष। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1 और 3 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? आपसे प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की बात की है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। 1950 में के मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में एमजी छागला की अध्यक्षता में और 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। विकल्प भी आपको बड़े अच्छे, पूरे इतिहास के विकल्प इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजकीय भाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अब अगर यहाँ पे राजभाषा आयोग के गठन के बारे में आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का आपका प्रावधान है, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा, जब संविधान का आर्टिकल आप 344 पढ़ते हो तो आर्टिकल 344 में स्पष्ट लिखा था कि राजभाषा संविधान के लागू होने के 5 वर्ष की अवधि के अंदर राजभाषा आयोग का गठन हो जाना चाहिए।
तो भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 344 का प्रयोग करते हुए 1955 में राजभाषा आयोग का क्या किया था, आपका गठन किया था। कब हुआ था आपके 1955 में। कौन इसके अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या, बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 1955 और बाल गंगाधर खेर लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वहां बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या 1955। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेद युग में से कौन सा एक संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन से ऐसे दो अनुच्छेद है जो आपके अनुच्छेद 359 के अंतर्गत निलंबित नहीं होते। जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। मैं आपको मौलिक अधिकार का जब वीडियो पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करेगा। साथ में आप ये भी कमेंट करके बताइए जब देश के अंदर आपातकाल लागू होता है तब मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है। एक तो आप इसका आंसर लिख के बताइए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, और इसका आंसर टाइप करके दीजिए ABCD में से आपका आंसर क्या होगा। पहले इसका नाम टाइप करिए कि कौन निलंबन करेगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे टाइप करिए कि यहाँ पे आपके आपातकाल जब लागू होता है तब कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे जो कभी भी निलंबित नहीं होते। जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए आप सभी लोग। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपका जो है, अगर हम पूछे कि निलंबन कौन करता है तो देश में जब आपातकाल लगता है तब मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है आपका कौन, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 दोनों बात समझिए। दोनों आर्टिकल में क्या लिखा, आर्टिकल 359 में लिखा यदि आपातकाल, क्योंकि आपातकाल के 3 आधार है। एक आधार कौन सा होगा आपका, युद्ध। युद्ध के बाद होगा आपका कौन सा, बाह्य आक्रमण। और बाह्य आक्रमण के बाद हमने एक और शब्द हमने बाद में रख दिया, उस शब्द का नाम है आपका क्या, सशस्त्र विद्रोह। अब इन तीनों शब्दों को समझिए, इन 3 आधार पे हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा तो अनुच्छेद 359 के तहत 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होते। ध्यान रखिएगा, भले कोई से भी आधार पे लगे, युद्ध के आधार पे लगे, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 20-21 कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात आपसे एक तो जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, और जो आपके दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण है वो भी आपका नहीं छीना जा सकता। मतलब 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। भले ही चाहे युद्ध पे लगाओ, चाहे बाह्य आक्रमण, चाहे सशस्त्र विद्रोह, तो 20 और 21 कभी भी आपके समाप्त नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आर्टिकल 358 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा, किस आधार पर लगा, आपके सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं होता। अर्थात अनुच्छेद 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा होगा तो अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं हो सकता। अर्थात अनुच्छेद 19 युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूछा था, स्पष्ट रूप से आपको आंसर दिख रहा होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 20 और 21 लगाया है या ए आंसर दिया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। मुझे उम्मीद है जितने लोग मुझे देख रहे हैं उसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी को आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, 352, 370, 371 या 395। तो जल्दी कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की यहाँ पे आपकी घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395। सिंपल सा आंसर होगा अनुच्छेद 352 में स्पष्ट ये बात लिखी है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो जाए कि युद्ध का, बाह्य आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इसका आंसर 352 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा ऐसी थी जो आपकी सन 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? अब आप अगर यहाँ पे भाषाओं का क्रम देखोगी कौन कौन सी भाषाएं आपकी कब कब जुड़ी है, तो यहाँ पे भाषाएं देखिएगा कब कब जुड़ी है। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और 92वां संविधान संशोधन हुआ आपका 2003 में। 21वें संविधान संशोधन के जो हमने भाषा जोड़ी उस भाषा का नाम था सिंधी। यहाँ पे जो हमने भाषा जोड़ी उस भाषा का नाम था आपकी क्या? कोंकणी। कोंकणी के बाद दूसरी कौन सी थी आपकी? वो थी आपकी कौन सी? मणिपुरी। और मणिपुरी के बाद एक कौन सी थी आपकी? नेपाली। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 भाषाएं हमने जोड़ी है। मैथिली, मैथिली के बाद कौन सी आपकी? डोंगरी। डोंगरी के बाद कौन सी आपकी? बोडो। और बोडो के बाद एक कौन सी जोड़ी हमने आपकी? संथाली। तो मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। अब आपको देखिएगा मैंने 2003 की बात की तो 2003 में हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी और 4 भाषाओं में सिर्फ एक ही भाषा यहाँ पे आपकी मैच कर रही है, संथाली। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर संथाली या डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। जो संसद होगी वहां संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? सभी लोगों को इसका आंसर बताना है कि किस अनुच्छेद या किस अंतराल में संसद द्वारा अनुमोदन की घोषणा हो जानी चाहिए। तो इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। डी। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 तीनों बताता हूं। ये आर्टिकल 352 का समझेंगे यहाँ पे हम आपका, यहाँ पे जो हम समझेंगे वो आर्टिकल 356 और इधर जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे 360। 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके राष्ट्रपति शासन की चर्चा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और यहाँ पे आपका वित्तीय आपातकाल की चर्चा है, वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। अब ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है तो जिस दिन से राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो ध्यान रखिएगा उस दिन से मान के चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जिस दिन की गई, अगर उस दिन से तो उस दिन से 1 माह की अवधि के अंदर अंदर कितने आपकी 1 माह की अवधि के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदन से पास होना जरूरी है। लेकिन ये तो उस स्थिति में था जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो तब। मान के चलिए राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जब संसद के दोनों सदन सत्र में थे, तब ध्यान रखिएगा आपातकाल को 1 माह की अवधि के अंदर अंदर दोनों सदन से पास होना जरूरी है। लेकिन अगर आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब या तो संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन या लोकसभा उसी समय विघटित हो जाए या सत्र में ना हो, तब ऐसी स्थिति में 6 माह की अवधि तक, कितने माह की अवधि तक आपके 6 माह की अवधि तक आपका आपातकाल लागू रह सकता है। 6 माह की अवधि के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदन से पास होना जरूरी है। अब मान के चलिए जिस दिन लोकसभा या संसद के दोनों सदन सत्र में आ जाए उस दिन से इसकी अवधि रहेगी आपकी कितने दिन? आपकी 30 दिन। एक बार और अच्छे से समझाता हूं तब आपको समझ में आएगा। मान के चलिए राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा जिस समय की उस समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में थी, तो जिस दिन से घोषणा की उस दिन से अगर दोनों सदन सत्र में हो तो 1 माह की अवधि के अंदर अंदर उसे दोनों सदन से पास होना जरूरी है। लेकिन उद्घोषणा जिस समय की गई उसके तुरंत बाद ही लोकसभा का विघटन हो गया और राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया था? पास कर दिया था। ध्यान रखिएगा राज्यसभा ने पास कर दिया था, लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया। तब ऐसी स्थिति में 6 माह की अवधि तक लागू रहेगी। अब मान के चलिए 6 माह से पहले ही दोनों सदन लोकसभा बन के आ गई, कितने माह में? आपके 4 माह में। तो जिस दिन लोकसभा बन के आ जाएगी उस दिन की अवधि से 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर इसे पास होना जरूरी है, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पूछा था संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका कौन सा? 6 माह। 1 माह नहीं होगा।
अगर वहां लिख के देता कि दोनों सदन सत्र में हो तब होता आपका इसका आंसर क्या, आपका 1 माह। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 6 माह। अब मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहां पे भी और समझ लेते हैं। आर्टिकल 356 में यहां पे देखिएगा, यहां पर अगर राष्ट्रपति ने राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया, तो जिस दिन राष्ट्रपति शासन लगा उस दिन से 2 माह की अवधि के अंदर अंदर, यहां पे ध्यान रखिएगा 2 माह की अवधि है, इधर यहां पे ध्यान रखिएगा 1 माह की अवधि है, यहां पर भी 2 माह रहेगी और यहां पर भी अवधि कितने माह रहेगी आपकी, 2 माह। तो 2 माह की अवधि के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन से पास होना जरूरी है। अगर पास कर देंगे तो 6 माह की अवधि तक क्या रहेगी आपकी, लागू रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उद्घोषणा ऐसे समय में की गई जब लोकसभा का क्या हो गया, विघटन, और राज्यसभा ने उसे क्या कर दिया था, पारित कर दिया था। तब ऐसी स्थिति में जिस दिन लोकसभा अपने सदन में आ जाए उस दिन से कितने दिन, आपकी 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर ये भी आपके दोनों सदन से क्या होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए, नहीं तो उद्घोषणा अपने आप ही क्या हो जाएगी, समाप्त। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी 6 माह की अवधि तक लग सकता है, लेकिन आगे भी बात करेंगे, इससे आगे भी अवधि को बढ़ाई जा सकती है, 3 साल अधिकतम हो सकता है वैसे तो। यहां पर ध्यान रखिएगा 2 माह की अवधि के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन से पास होना जरूरी है, लेकिन ऐसे समय में उद्घोषणा की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 30 दिन की अवधि के अंदर अंदर, और यहां पे ध्यान रखिएगा अनिश्चित काल के लिए लागू रहती है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से बात मेरी समझ में आ गई होगी। इसलिए यहां पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, 6 माह। यहां पे ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, लागू कब, कैसे और क्या होगी, ये सारी प्रक्रिया एक बार वीडियो पीछे से करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके आप बता दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने की प्रक्रिया, जल्दी बताइए किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। अब यहां पे देखिएगा आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, राजभाषा आयोग। आर्टिकल 345 में इस बात की चर्चा है जो आपके स्टेट होंगे, स्टेट अपने यहां पे या तो अपनी राजभाषा हिंदी को बना सकते हैं, हिंदी के अलावा आपकी अंग्रेजी को भी बना सकते हैं, और अंग्रेजी के अलावा अपनी राज्य की जो भी भाषा होती है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे राज्य की राजभाषा के संबंध में जो प्रावधान दे के रखे वो आर्टिकल 345 में दे के रखे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 345 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि 71वें संविधान संशोधन से संविधान की अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है हमने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी कश्मीरी नेपाली, नेपाली कोंकणी मणिपुरी, नेपाली कोंकणी असमिया। जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा हमने जोड़ी है। तो सिंपल सा आंसर अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, 3 भाषाएं हमने यहाँ पे जोड़ी है। एक भाषा जिसका नाम था कोंकणी, दूसरी भाषा जिसका नाम था आपकी क्या, मणिपुरी, तीसरी भाषा जिसका नाम था आपकी क्या, नेपाली। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर कोंकणी, मणिपुरी या नेपाली लगाया तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली विकल्प सी आपका यहाँ पे मैच करता है। इसलिए जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए जल्दी कमेंट करके, क्लास थोड़ा जल्दी खींचते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जल्दी बताइए इसमें से कौन से अनुच्छेद का उपयोग आज तक नहीं हो पाया। एक समय कंडीशन बनी थी लेकिन उस समय भी बच गए थे उस अनुच्छेद का उपयोग करने से। तो जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल जब 360 पढ़ते हो तो आर्टिकल 360 में यहाँ पे आपके वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा सन 1990 में हमारे ऊपर वित्तीय संकट आ चुका था। वित्तीय संकट जब आया क्योंकि जो हमारा भुगतान संतुलन था, ध्यान रखिएगा जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो उसमें भुगतान संतुलन पढ़ते हो, भुगतान संतुलन हमारा बिल्कुल गड़बड़ स्थिति में हो गया था
और जब गड़बड़ स्थिति में हो गया था तो हमारे पास सिर्फ 8 दिन का पैसा बचा हुआ था। विदेशों से कुछ भी सामान को हमें क्या करना था, आपका आयात करना था, तो 8 दिन के बाद मतलब हमें हमारे यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ता। लेकिन उस समय में आपके यहाँ पे जो सरकार हुआ करती थी वह हुआ करती थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, और इस समय जो मुख्य वो आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम था आपका क्या, मनमोहन सिंह। तब हमने एक नई औद्योगिक नीति लागू की, उस औद्योगिक नीति का नाम था 24 जुलाई 1991। हमने अर्थव्यवस्था में सुधार किए, यहाँ पे निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को अपनाया, और हमने वर्ल्ड बैंक नहीं, IMF से हमने ऋण उधार लिया था, इसलिए हम वित्तीय आपातकाल लगाने से बच गए थे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 360 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 360। ये इकोनॉमी वाला पोर्शन भी है, इकोनॉमी से भी आपका मैच कर जाता है। तो जल्दी कमेंट करके अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जल्दी बताइए। जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब लोकसभा की अवधि बढ़ सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके राज्य के अंदर देश के अंदर अगर आपातकाल लगता है, आर्टिकल 352, 3 आधार आपातकाल के। एक आधार होगा युद्ध, दूसरा जो आधार है उसका नाम है आपका बाह्य आक्रमण, और तीसरा जो आधार है वो है आपका क्या, सशस्त्र विद्रोह। अगर देश के अंदर आपातकाल लगता है तब ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो लोकसभा की अवधि है वहां 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। कितने वर्ष तक आपकी, 1 वर्ष तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ेगी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन पहली बार में 1 वर्ष की अवधि तक बढ़ेगी, फिर उसके आगे बढ़ाना है तो फिर इसे पास करवाना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 13। राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए हैं? तो जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए कि राजभाषा का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में आपके वर्णित किए गए हैं। सभी को इसका आंसर बताना है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप जब भाग 16 पढ़ते हो तो भाग 16 में आपने जो पिछड़े वर्ग है या अनुसूचित जाति जनजाति है उनके संबंध में यहाँ पे विशेष प्रावधान दे के रखे किस भाग में, तो वो भाग है आपका कौन सा, भाग 16। जब आप भाग 17 पढ़ते हो तो भाग 17 में स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपके राजभाषा का वर्णन किया गया है, और जो राजभाषा के अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 17 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। जो आपका भाग 18 होगा, भाग 18 का जो होगा वो होगा उसमें आपका क्या, तो भाग 18 में यहाँ पे आपातकाल की चर्चा करके रखिए, भाग 19 की बात आगे करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर बी या भाग 17 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो भाग 17 में आपके यहाँ पे राजभाषा से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जल्दी कमेंट बताइए जो हमने आपातकाल संबंधी प्रावधान लिए हैं। चलिए एसडीएम क्या कर रहे हैं, सब पढ़ने आए हैं, एसडीएम भी यहाँ पे। आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? सिंपल सा आंसर होंगे, जो हमने आपातकाल के प्रावधान लिए वो जर्मनी से लिए। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर जर्मनी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ये एक बार और रिपीट हो गया, अभी हमने देख लिया था आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसलिए जो इसका आंसर होगा डी, अभी हम देख चुके थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताइए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, मैंने आपसे पूछा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। जिन लोगों ने आंसर इसका 1 वर्ष लगाया उनका गलत है, 2 वर्ष लगाया वो भी गलत है, 6 माह लगाया वो भी गलत है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो अगर आप जब आर्टिकल 356 पढ़ते हो तो आर्टिकल 356 में यहाँ पे आपके राष्ट्रपति शासन की क्या दे के रखी आपकी चर्चा। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि करके पहली बार में आपका 1 वर्ष के लिए लग सकता है।
लेकिन 1 वर्ष की अवधि के पश्चात भी लगाया जा सकता, आगे भी इसको 3 वर्ष की अवधि तक रखा जा सकता। ध्यान रखिएगा 3 वर्ष से अधिकतम नहीं हो सकता, अधिकतम कितना होगा 3 वर्ष। लेकिन 1 वर्ष की अवधि के बाद जब आपको लगाना है तो 2 कंडीशन होगी। पहली बात तो ये कि निर्वाचन आयोग अगर इस बात का प्रमाण पत्र दे दे कि अभी चुनाव करा पाना मुश्किल है तो आपका आगे बढ़ेगा। दूसरी कंडीशन, अगर भारत के किसी भी राज्य या भारत के किसी भी क्षेत्र में आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तब ऐसी स्थिति में आपकी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने यहाँ पे अधिकतम समय पूछा था, तो अधिकतम समय यहाँ पे 3 वर्ष, 3 वर्ष से आगे किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। पहली बार में आपके 6 माह करके लगेगा, लेकिन जब 2 वर्ष या अगले 1 साल के बाद आपको बढ़ाना है तो आपको निर्वाचन आयोग और किसी राज्य में अगर आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो आपकी 3 साल की अधिकतम अवधि तक लगा रहेगा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 3 वर्ष लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, मैं आपकी चैट पढ़ के मुस्कुरा रहा हूं, जल्दी कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, सबसे पहले कहां लगा था? उत्तर प्रदेश, त्रावणकोर, पेशू या केरल? जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए। सिंपल सा इसका आंसर होगा सन 1951 में पेप्सू पंजाब। ध्यान रखिएगा कहां पे आपका पेप्सू पंजाब में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। तो जिन लोगों ने इसका आंसर पेप्सू पंजाब लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा पेप्सू पंजाब। इसके बाद लगा था शायद 1953 के लगभग में आपका कहां पे? केरल में। तो पहला आपका सबसे पहला मैंने पूछा है तो सबसे पहला लगाया गया पेप्सू पंजाब के अंदर। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखिए, जब राज्य के अंदर आपातकाल लगता है तब विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा? सेम टू सेम आपकी लोकसभा की तरह यहाँ पे भी कंडीशन होती है। विधानसभा की कार्यकाल जब देश में आपातकाल या देश राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है, और देश के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो लोकसभा की अवधि भी 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। लोकसभा की तो खुद अपने आप ही जानते हो संसद ही बढ़ाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा जो राज्य का विधानसभा है उसकी अवधि भी ध्यान रखिए किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? आपके संसद के द्वारा। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर संसद लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है? तो जल्दी बताइए किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है? अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे देखें कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय, जब संविधान का आप आर्टिकल 348 पढ़ते हो तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जो आपके भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत के जो हाई कोर्ट होंगे इनमें जो सभी कार्य किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे? आपके अंग्रेजी में किए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यहीं पर आपकी संसद की भी बात की गई है कि संसद भी काम भी आपके इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होती है वो होती है अंग्रेजी, इसलिए जितनी भी सुनवाई होती है वो अंग्रेजी में ही होती है। इसलिए जिन लोगों ने आर्टिकल 348 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? जल्दी कमेंट करके बताइए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? प्लस ये भी कमेंट करके बताना है कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे और प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा 3 बार हमारे यहाँ पे अभी तक आपातकाल लगा है। सबसे पहले आपातकाल की जो डेट थी वहां थी आपकी कौन सी? 26 अक्टूबर 1962। राष्ट्रपति हुआ करते थे राधा कृष्णन सर्वपल्ली, और जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये भी ध्यान रखिएगा बहाई आक्रमण के आधार पर लगा था। कौन से आक्रमण? आपके बहाई आक्रमण। कौन से देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था? तो वो था आपका क्या? चीन युद्ध। तो सबसे पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा आपका कब लगा? तो दूसरा लगा आपका 3 दिसंबर 1971
यहाँ पे आपके किसने आक्रमण किया था, तो यहाँ पे आक्रमण किया था किसने, आपके पाकिस्तान ने। यहाँ पे कौन कौन थे आपके, तो यहाँ पे राष्ट्रपति हुआ करते थे बीबी गिरी, और जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी वहां हुआ करती थी इंदिरा गांधी। तो तीसरा आप ये भी ध्यान रखिएगा, बहाई आक्रमण के आधार पर ही लगा था। फिर आपका जो अगला लगा था वो लगा था आपका 25 जून 1975 को। जब 25 जून 1975 को लगाया तो यहाँ पे आपके राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ पे प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो लगा था ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो यहाँ पे आप तीनों कंडीशन में देख लीजिए, 3 बार हमारे यहाँ पे आपातकाल लगा है, 2 बार हमारे यहाँ पे लगा बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरी बार लगा हमारे यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1962 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका आंसर 20। सभी लोग अच्छे आंसर दे रहे हो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? सबको पता होगा, ठीक है राज जी, आपकी बात को हम सुनेंगे बिल्कुल। राजा जी बिल्कुल आपकी बात को सुना जाएगा। लोकसभा राज्यसभा सबकी संख्या दे देंगे आपको। वित्तीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 360। सबको इसका आंसर पता होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आर्टिकल 360 में यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है, इसलिए जिन लोगों ने आंसर 360 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने हेतु निम्न में से किसकी लिखित सूचना प्राप्त होना आवश्यक है? अब सोच समझ के आंसर दीजिए। संसद की, मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की, या इनमें से कोई नहीं? किसकी लिखित सूचना आवश्यक है? तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, जो लोग आंसर सी लगा रहे हैं उनका आंसर सही नहीं होगा। अब देखिएगा, जब आप आर्टिकल 352 पढ़ते हो, अब मेरी बात थोड़ी देर ध्यान से समझिएगा। 3 आधार में आपको 3 बार बता चुका हूं, युद्ध, एक कौन सा आपका बाह्य आक्रमण, एक कौन सा आपका यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल, किसकी सिफारिश, ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल, ये भी पहले नहीं था, ये हमने कब जोड़ा, ये हमने जोड़ा आपके किस संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन 1978, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इससे पहले बिना पूछे ही जो 1975 वाला आपातकाल था वह बिना पूछे लगा दिया था, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से बिना चर्चा किए हुए, और उस समय देश में बहुत हू हल्ला हुआ था। तो फिर हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 से कर दिया कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसे मंत्रिमंडल की पहले लिखित सूचना की क्या होगी, आपकी आवश्यकता। ध्यान रखिएगा मंत्रिपरिषद यहां पर नहीं है। कई बार मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि संविधान के सिर्फ एक ही आर्टिकल में मंत्रिपरिषद शब्द लिखा है, वो आर्टिकल 352, कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर इस बात का आभास हो जाए कि युद्ध का, बाह्य आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर मंत्रिमंडल शब्द लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन 23 का आंसर क्या होगा? भारत में किस समय आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा? अब भी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस करा है कि भारत में सबसे पहले किस आधार पर आपका आपातकाल लगा। क्वेश्चन है आपका, किस समय आंतरिक अशांति पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? यहां पे देखिएगा सन 1975, इंदिरा गांधी सरकार, क्योंकि 1971 में देश में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। हुआ क्या यहाँ पे, इंदिरा गांधी ने चुनाव में भ्रष्टाचार किया। 1974 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई तो सुप्रीम कोर्ट उस समय छुट्टी पर थी। तब इंदिरा गांधी ने अपनी आपातकाल शक्ति का प्रयोग करते हुए
उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनसे आपातकाल लगवा दिया। आंतरिक अशांति के आधार पर पहली बार आपातकाल लगा था, इसीलिए तो हमने फिर 44वें संविधान संशोधन हटाया और उसके स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया। लेकिन पहला 1975 में लगा था, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 1975 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेगी? ध्यान रखिएगा, विकल्प डी यहाँ पे आपका नहीं है, मैं लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा होगा भारत के जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी कहीं भी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? इतनी इंग्लिश आती है कि वो बोल सकते हैं, या अपना भाषण है वो लिख के ले जा सकते, लेकिन फिर भी वो हिंदी में बोलते हैं। क्यों? जब आप संविधान का आर्टिकल 351 पढ़ते हो तो संविधान के आर्टिकल 351 में स्पष्ट यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वहां हिंदी का, ध्यान रखिएगा, हिंदी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या करे? आपका प्रचार प्रसार करे। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर आर्टिकल 351 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताइए। वित्तीय आपातकाल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सबको आंसर पता है वित्तीय आपातकाल वाला, शायद ये क्वेश्चन भी आज रिपीट हो गया है। सबको पता है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? डी 360। अगले क्वेश्चन की चर्चा, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के किस भाग में आपातकाल की चर्चा की गई है? संविधान का भाग बताना है कि कौन से भाग में आपातकाल की चर्चा है। तो भाग 16, भाग 17, भाग 18 या भाग 19? संविधान का जो भाग 18 है, ध्यान रखिएगा, संविधान का जो आपका भाग 18 है, भाग 18 में आपके आपातकाल की चर्चा की गई है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर भाग 18 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जिस समय लोकसभा विघटित हो या लोकसभा उसके बाद विघटन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन समझाया हूं। ऐसे समय आपातकाल लागू हुआ जिस समय लोकसभा विघटित हो जाए, तब ऐसी स्थिति में कितने समय तक लागू रह सकता है? सबको इसका आंसर पता होगा। सिंपल सा आंसर होगा आपके 6 माह। इससे पहले मैं आपको इसकी सारी बातें बता चुका हूं कि कब कब राष्ट्रीय आपातकाल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं सब कुछ पहले आपको समझाऊं। आर्टिकल 28 अनुच्छेद क्वेश्चन 28, भारत में जब प्रथम बार आपातकाल लगाया गया तब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निम्न में से कौन थे? अभी आपने सभी ने थोड़ी देर पहले देखा है कि जब भारत में पहली बार आपातकाल लगा था तब भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? 1962 में जब हमने आपातकाल लगाया था तो 1962 में हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे आपके कौन? राधा कृष्णन सर्वपल्ली। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पीएम हुआ करते थे वो कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो हमने बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल को लगाया था। तो जिन लोगों ने इसका आंसर राधा कृष्णन सर्वपल्ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चर्चा, क्वेश्चन नंबर 29, किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? संविधान संशोधन जिस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बताने का मना कर रहा था वो क्वेश्चन अब आपके सामने आया है। पहले मैंने बोला था कि संविधान में आंतरिक अशांति शब्द लिखा है। कौन सा शब्द लिखा है आपका? तो यहाँ पे शब्द जो लिखा था वो शब्द था आपका कौन सा? आंतरिक अशांति। अब हमने इस आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटा दिया और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। सशस्त्र विद्रोह यहाँ पे डबल से आएगा, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सशस्त्र विद्रोह शब्द 1978 लगाया है या 44वां संविधान संशोधन लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द था, अब क्या होगा आपका? सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब राज्य सूची के विषय पर नियम कौन बनाएगी?
तो जल्दी कमेंट करके बताइए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब राज्य सूची के विषय पर नियम कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी आंसर बता दीजिए। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो स्पष्ट सिंपल सा आंसर होगा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो नियम बनाती है वो कौन बनाती है? आपकी केंद्र सरकार। संविधान के आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 में इस बात का वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के आह्वान मिलने पर इस बात का अगर राष्ट्रपति को इस बात का आह्वान हो जाए कि जो राज्य का शासन है वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। आर्टिकल 365, केंद्र सरकार ने कोई कार्यपालिका निर्देश दिए राज्य को और राज्य ने उस कार्यपालिका निर्देश को मानने से मना कर दिया, तब ऐसी स्थिति में भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दो आर्टिकल राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, आर्टिकल 356, 365। यहाँ पे कार्यपालिका आदेश है और यहाँ पे राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर केंद्र सरकार लगाया राज्य सूची के विषय पर नियम बनाने का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या? केंद्र सरकार। हमारी तरह भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी तक आपको पढ़ाने में मेहनत की है, वैसे ही आप पढ़ने में मेहनत करिएगा तो आपको भी सब चीजें याद हो जाएगी। तो ये हमारी क्लासेस थी। कल जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे हम संविधान संशोधन पे। संविधान संशोधन से संबंधित हम यहाँ पे 30 क्वेश्चनों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो कल 30 क्वेश्चन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये जो अभी आपकी पीएससी की वैकेंसी आई है उसके लिए आपके हमारे यहाँ पे वीडियो, पीडीएफ, प्रिंटेड नोट्स, ओल्ड स्टूडेंट जो हमारे जुड़े हुए उनको हम सिर्फ 999 रुपए में कोर्स पहुंचा रहे हैं। वहां लोग जो हमारे कोर्स से पहले से जुड़े, हम उनको 999 रुपए में कोर्स घर पहुंचाएंगे। जिन लोगों को कोर्स लेना है वो 1999 रुपए में सिर्फ उनको प्रिंटेड नोट्स 2 दिन के अंदर घर पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो कोर्स से जुड़ना, हमारे पीएससी के प्रिय हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे नोट्स, ये सब आपको 5555 रुपए में प्राप्त होंगे। अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। यहाँ पे जो आपको टेस्ट सीरीज है अब इसके रेट कम हो गए। अब यहाँ पे आपको जो पीएससी की टेस्ट सीरीज जिसमें आपके टोटल 125 टेस्ट होने वाले हैं, आप कभी भी 125 टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपकी लगभग 20 एफएलटी हो रही है। आपकी 20 एफएलटी आपकी डलने वाली, 1-2 दिन में 2 और कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको 499 रुपए में अभी प्राप्त होगी। प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हो। अब जल्दी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता दीजिए। नहीं, एनआरसी के दंगे भी दंगे नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दंगा, आंतरिक अशांति दोनों अलग बात है। शांतिपूर्ण सम्मेलन है वो, ध्यान रखिएगा। तो दंगे नहीं हो रहे, वहां पे शांतिपूर्ण विद्रोह हुआ। कोई क्षेत्र में दंगे होंगे तो वहां धारा 44 लगा दी जाएगी, तो 144 वहां पे लगी होगी। ये नहीं होगा कि वहां पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दोगे या राष्ट्रीय आपातकाल लगा दोगे। नहीं, फोन पे नहीं विजय जी, आपको प्ले स्टोर पे एग्जाम गुरुजी ऐप पर ही मिलेगी। इस नंबर पे फोन पे कर दीजिए, आपको ये नंबर जो है इस पे फोन पे हो जाएगा। हाँ, आपको घर मिल जाएगी, आपके मोबाइल में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल। नहीं, गाड़ियां जला रहे तो जहां गाड़ियां जलाई होगी ना वहां पे धारा 144 लगी होगी, देख लीजिए जाके। चलिए क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ के आइएगा, कल हम संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे। इसलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।